नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज प्रथम। इसका अध्याय है ग्रामश्री, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। की व्याख्या का अध्ययन करते हैं प्रथम अंश के रूप में, प्रथम पार्ट के रूप में। तो कविता पढ़ने से पूर्व हम कविता का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं, सारांश जान लेते हैं। ग्रामश्री कविता में कवि ने गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया है। तो जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है ग्रामश्री, तो ग्रामश्री में गांव का मनमोहक वर्णन हुआ है, वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का। हरे भरे खेत, बगीचे, गंगा का तट, सभी कवि की इस रचना में जीवित हो उठते हैं, अर्थात साकार नजर आते हैं। जो दृश्य है वो आंखों के सामने नाचने लगते हैं, सजीवता प्रकट की गई है। अगर आपने अपने जीवन काल में कभी भी गांव की सुषमा और समृद्धि का दृश्य नहीं देखा है, तब भी आप इस कविता को पढ़कर ये कल्पना कर सकते हैं कि वह कैसा प्रतीत होता होगा एक गांव। और जो गांव में रहते हैं उनको तो भली भांति पता है। खेतों में उगी फसल आपको ऐसी लगेगी मानो दूर दूर तक हरे रंग की चादर कालीन बिछी हुई हो। उस पर ओस की बूंदें गिरने के बाद जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वह चांदी की तरह चमकती है। तो यहाँ उपमान भी दिया गया है, आगे अध्ययन करेंगे। नए उगते हुए गेहूं, जौ, सरसों, मटर इत्यादि को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने श्रृंगार किया है। आम के फूल, जामुन के फूल की सुगंध पूरे गांव को महका रही है। गांव के किनारे का दृश्य भी इतना मनमोहक है। जल थल में रहने वाले जीव अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, जैसा कि बगुला नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हुए खुद को संवार रहा है। इस तरह कवि अपनी इस कविता के माध्यम से हमें गांव के अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बता रहे हैं। तो आइए गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का हम दर्शन करते हैं शब्दों के माध्यम से, कविता के माध्यम से। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्याममल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो फैली हुई है खेतों में दूर तलक, तो यहाँ ये बताया है कि चारों तरफ खेतों में दूर तक मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है, जिसमें रवि की किरणें लिपटी होने के कारण, अर्थात रवि का अर्थ है सूर्य, सूर्य की किरणें उन पर लगने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह उस पर जो ओस की बूंदें लगी हुई है और उस पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो चांदी के समान उज्जवल जाली बन रही हो। और तिनकों के हरे हरे तन पर, अर्थात उनके पत्तों पर, हिल हरित रुधिर, तिनकों के हरे हरे पत्तों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनमें हरे रंग का रक्त झलक रहा है। श्यामल, श्याम वर्ण का, तो हरे हरे में यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हिल हरित में छेकानुप्रास है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल अर्थात श्याम वर्ण का, सांवले रंग का, भूतल पृथ्वी पर, धरती पर, झुका हुआ, नभ का चिर निर्मल, नभ आकाश, चिर का अर्थ होता है जिसका कोई अंत न हो, निर्मल होता है स्वच्छ, और नील नीला, फलक
आसमां होता है, नब कह सकते हैं, आसमां कह सकते हैं, फलक उर्दू में कहा जाता है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। भावार्थ। ग्राम श्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने हरी भरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। तो गांव में चारों तरफ खेतों में मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है, और जब सुबह सुबह इस पर ओस की बूंदें गिरती हैं तो सूर्योदय के बाद जब सूर्य की किरणें इन बूंदों पर पड़ती हैं तो सारा वातावरण झिलमिल झिलमिल चमक उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि खेत की हरियाली के ऊपर चांदी के समान उज्जवल जाली या चादर बिछा दी गई हो। तो यहाँ इनके बारे में बताया गया है कि चारों तरफ मखमल के समान कोमल हरियाली फैली हुई है खेतों में, और जो हरियाली है तो उस हरियाली में जब रवि की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो वो उस पर जो जमी हुई ओस, वो ऐसा प्रतीत हो रही है उन ओस पर सूर्य की किरणें पड़ने से कि वह चांदी की एक जाली हो या चादर हो। तो यहाँ उत्प्रेक्ष्य अलंकार है, यहाँ कल्पना की गई है। आगे देखते हैं। उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें उसके आर पार चली जा रही हैं, उसका किरणें उसका भेदन करके निकल रही हैं, और उनके अंदर स्थित हरे रंग का खून स्पष्ट दिखाई दे रहा है, झलक रहा है। जब हम दूर से इस वातावरण को निहारने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि श्याम वर्ण की धरती पर नीला निर्मल स्वच्छ आकाश चारों तरफ अपना आंचल फैला रहा है। तो यहाँ भी उत्प्रेक्ष्य अलंकार ही है, क्योंकि यहाँ भी कल्पना की गई है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। यहाँ हरियाली युक्त प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण हुआ है। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो खेतों की हरियाली को मखमल के समान कोमल तथा पौधों पर पड़ी हुई ओस की बूंदों को चांदी के समान उज्जवल कहा है। पेड़ पौधों के पत्तों के हरित वर्ण को हरे रक्त की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ अलंकार एक और है उत्प्रेक्षा, दोनों जगह आप लिख लेना, इसमें ऐड करना छूट गया है। पेड़ पौधों के पत्तों के हरित वर्ण को हरे रक्त की संज्ञा दी गई है। भाषा यहाँ तत्सम प्रधान खड़ी बोली हिंदी है, तत्सम शब्दों का अधिक समावेश है। शैली वर्णनात्मक है, गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। मखमल की कोमल हरियाली तथा चांदी की सी उजली जाली में उपमालंकार है। पद में मानवीकरण व उत्प्रेक्ष्य अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, यहाँ जोड़ दिया गया है। गुण यहाँ माधुर्य है, रीति वैधर्भी है, और शब्द शक्ति लक्षणा है। तो ये चीज़ कॉमन रहेंगी, एक तो भाषा, शैली, गुण, रीति और शब्द शक्ति, ये संपूर्ण पाठ में कॉमन रहेंगी। बाकी ये काव्यांश के अनुसार लिख सकते हैं। तो अगला काव्यांश देखते हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की, किंकणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली। तो रोमांचित होना अर्थात प्रसन्नचित होना। वसुधा वसुंधरा, जोर गेहूं जानते ही हैं, अरहर भी फसल होती है और सनई भी फसल होती है, सन भी बोलते हैं जिसको। किंकणियां होती है करधनी जो महिलाएं कमर में धारण करती हैं। शोभाशाली शोभायमान। भीनी भीनी अर्थात मंद मंद
तैलाक्त का अर्थ होता है तैलीय, तैलयुक्त, गंध, जानते ही आप। पीली पीली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और हरित धरा झांक रही मानवीकरण अलंकार है। नीलम की कली तीसी नीली, तो यहाँ उपमा अलंकार बताया है, क्योंकि नीलम जो रत्न होता है वह भी नीला होता है, और तीसी के जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, तीसी अलसी को कहते हैं, उसके पुष्प भी कैसे होते हैं, नीले ही होते हैं। तो तीसी के पुष्प को संज्ञा दी गई है किसकी, नीलम रत्न की, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फसलों से लदी हुई धरती की सुंदरता का वर्णन बड़े ही रोमांचक ढंग से किया है। खेतों में जौ और गेहूं की फसल उगने से धरती बहुत ही रोमांचित लग रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। अरहर और सनई की फसलें सोने की करधनी जैसी लग रही हैं, जैसे कि सोने की करधनी हो। तो स्वर्ण फसलें हैं दोनों ही। सनई जिससे सन का सूत बनाया जाता है, और अरहर दाल होती है, तो ये दोनों ही स्वर्ण फसलें हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे करधनी लग रही हो। जो धरती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई है, तो धरती को एक सुंदर युवती की संज्ञा दी गई है, और ये फसलें जो है वो इसका आभूषण बनकर श्रृंगार कर रही हैं। जो धरती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई शोभायमान हो रही है, सुंदर लग रही है, और हवा चलने से हिल हिल कर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है, मंद मंद मधुर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही हैं। क्या, ये करधनी किंकणियां, और करधनी किंकणियां बताई गई है अरहर और सनई की फसल को। आगे देखते हैं। सरसों के फूलों के खिल जाने से पूरे वातावरण में एक तैलीय खुशबू बह रही है, तेल युक्त, क्योंकि सरसों में तेल की नमी होती है। जैसे ही फूल आ जाते हैं तो जो धरती की प्रसन्नता को दर्शा रही है, धरती को और अधिक प्रसन्न कर रही है, अर्थात उसकी सुंदरता बढ़ा रही है। इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अब नीलम के समान नीले तीसी अर्थात अलसी, तो नीलम के समान नीले अलसी के फूल भी अपना सर उठाकर झांक रहे हैं। तो यह मानवीय क्रिया होने से मानवीकरण अलंकार है, सर उठाकर झांकना। मैं पूर्व में बता चुका हूं कि जहां मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है किसी भी प्रकृति के अंग पर, तो यहाँ पेड़ पौधों पर आरोप किया गया है झांकना, जैसे मुस्कुराना है, हंसना है, दौड़ना है, रूठना है, लाजाना है, ये सारी मानवीय क्रिया है। इनका प्रयोग अगर प्रकृति के अंगों पर किया जाता है तो वो मानवीकरण अलंकार होता है। इस प्रकार खेतों में गेहूं, जौ की बालियां, अरहर, सनई की फलियां, सरसों के पीले फूल एवं अलसी की कलियां धरती का सौंदर्य बढ़ा रही हैं, धरती का श्रृंगार कर रही हैं। धरती रूपी जो युवती है उसका श्रृंगार कर रही है। इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। मानवीकरण के द्वारा प्रकृति सौंदर्य का सुरम्य वर्णन है। यहाँ अरहर व सनई की फसल को करधनी के समान बताया है तथा अलसी को नीलम के समान बताया है। तो अलसी को नीलम के समान बताकर उपमा अलंकार की छटा या सौंदर्य यहाँ बिखेरा गया है। खेतों में विभिन्न फसलों के लहराने से धरती रोमांचित सी हो गई है। भाषा यहाँ तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। शैली वर्णनात्मक, गुण माधुर्य, रीति वैदर्भी, शब्द शक्ति, लक्षण, ये कॉमन है, मैं पूर्व में बता चुका हूं। तो मानवीकरण पूरे में ही हुआ है, इस संपूर्ण पाठ में ही मानवीकरण हो रहा है। अगला देखते हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी।
फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो देखो पुनरुक्ति का कितना सुंदर सामंजस्य किया है कवि पंत जी ने। बार बार पुनरुक्ति हो रही है जो एक तुकबंदी भी बिठा रही है और काव्य के सौंदर्य को भी दर्शा रही है। तो इसमें ऐसा कोई कठिन शब्दार्थ नहीं है। रंग रंग फूलों में रिलमिल, रिलमिल मतलब मिला हुआ, हंस रही सखियां मटर खड़ी। तो यहाँ भी मानवीकरण किया गया है। मटर के पौधों के साथ ही पौधों को उनकी सखियां बताई गई है और उनके द्वारा हंसा गया है। तो मानवीकरण हुआ है, यहाँ मानवीय क्रियाओं का आरोप हुआ है। मखमली पेटियों से, तो यहाँ उपमालंकार है, मखमली पेटी की संज्ञा दी गई है किसको? कोमल मटर की जो फली होती है उसको, क्योंकि वो बंद होती है ऊपर से पेटी की तरह और अंदर वो क्या है कि बीज की लड़ी छिपाई हुई होती है। तो उसको मखमल पेटी की संज्ञा दी गई है। पेटी इसलिए क्योंकि वो ऊपर से बंद होती है और अंदर बीज छिपाई होती है। मखमली चूंकि मखमल की तरह कोमल होती है। तो छिमिया उस सुंदरी को कहा गया है, मटर को। फिरती है रंग बिरंगी की तितली, रंग बिरंगे रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूल फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो वृंत जहां से पुष्प उगना शुरू होता है उस मूल हिस्से को कहते हैं वृंत। तो तितली जो है वो विभिन्न रंग बिरंगी तितली, कई तरह की रंग की तितली विभिन्न रंग बिरंगे फूलों पर जाकर मंडरा रही हैं, उन पर बैठ रही हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्वयं फूल ही उड़ उड़ कर एक वृंत से दूसरे वृंतों पर जा रहे हैं। भावार्थ देखते हैं पूर्ण इसका। ग्रामश्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने खेत में रंग बिरंगे फलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। विभिन्न रंगों के फूलों के बीच खड़ी मटर की फसल हंस रही है। जैसे कोई सखी जब सज धज कर तैयार होती है तो सारी सखियां उसे देखकर मुस्कुराने लगती हैं। तो मानवीकरण हुआ है यहाँ। उसी प्रकार से मटर की फसल भी खड़ी खड़ी हंस रही है, अर्थात वो पूरी तरह से यौवन में आ गई है। कहने से तात्पर्य है कि अब उसके फलियां लग गई हैं। मटर के पौधे पर मखमल की पेटी के समान फलियां लटकी हुई हैं। उसमें वह सुंदरी, मटर को ही कहा गया, उसमें वह सुंदरी मटर बीज की लड़ी छिपाई हुई है, अर्थात मटर के पौधे पर कोमल फलियां लटकी हुई हैं जिसमें लड़ी रूप में मटर के दाने लगे हुए। आगे देखते हैं कि मटर के पौधे के आसपास कई तरह की रंग बिरंगी तितलियां विभिन्न रंग बिरंगे फूलों पर मंडरा रही हैं। तितलियां भी रंग बिरंगी हैं और पुष्प भी रंग बिरंगे हैं कि रंग बिरंगी तितलियां रंग बिरंगे पुष्पों पर मंडरा रही हैं, भ्रमण कर रही हैं, उनका रसपान कर रही हैं। इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानो फूल स्वयं अपने वृंत से उड़कर दूसरे वृंत पर चला गया हो। कि उन तितलियों को उड़ते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि फूल स्वयं ही उड़ रहे हो, वो एक फूल के वृंत से और दूसरे फूल के वृंत पर जा रहे हो। इस तरह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना सजग साकार हो उठती है, जिसमें उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मन भावन चित्रण किया है, जो मन को आकर्षित कर लाता है, अच्छा लगता है। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। यहाँ कवि पंत जी ने मानवीकरण के सहारे विभिन्न रंगों से भरे प्राकृतिक परिवेश का बड़ा ही मनोरम सुंदर चित्रण किया है। संपूर्ण काव्यांश में मानवीकरण अलंकार की छटा विद्यमान है। शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे रंग रंग आया है, उड़ उड़ आया है, वृंतो वृंतो आया है, ये ऊपर भी रंग रंग आया है। तो इस प्रकार से बार बार आवर्ती होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा
शैली, गुण, रीति, शब्द शक्ति सब वही है सेम। भाषा तत्सम युक्त खड़ी बोली हिंदी। शैली वर्णनात्मक, गुण माधुर्य, रीति वैदर्भी, शब्द शक्ति लक्षणा। तो इसकी शेष व्याख्या और प्रश्नोत्तर अगले वीडियो में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।